अभी तक आपने सुना, यही तो फ़र्क है हम दोनों में। मुझे भी जॉब मिल गई है, लेकिन बेंगलुरु जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने हाँ नहीं भरी। मुझे लगा अगर तुम्हारी भी जॉब बेंगलुरु लग जाती तो हाँ करूँगी। एक बार तुमसे डिस्कस करके ही कोई निर्णय लूँगी, और तुमने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरी तरफ से भी निर्णय खुद ले लिया। अब आगे। ओजस सोफे पर बैठता हुआ बोला, तुम्हें दूसरों की खुशियों पर पानी फेरना बहुत अच्छे से आता है अमृता। हमेशा मुझसे तुलना करने बैठ जाती हो। तुम्हारी नौकरी है ही क्या मेरी नौकरी के आगे। अमृता बिफर गई। नौकरी नौकरी होती है, छोटी बड़ी नहीं। एक चौकीदार तुम्हारे आगे कुछ नहीं कमाता, लेकिन उसके लिए उसकी वो नौकरी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तुम्हारी। मैंने भी बहुत मेहनत की है इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। रात दिन पढ़ाई की है, सबके ताने सुने हैं। तुम्हारी जितना नहीं कमाती तो मेरा संघर्ष कम नहीं है। ओजस बोला, ना जाने क्या फिजूल की बातें लेकर बैठ गई हो। तुमसे दोहरी जिम्मेदारी संभाली नहीं जा रही है, तुम्हें आराम मिल जाएगा, यही सोचकर मैंने ये जॉब एक्सेप्ट की है। वो बोली, मुझसे दोहरी जिम्मेदारी संभाली नहीं जा रही है क्योंकि तुम्हारा बिल्कुल सहयोग मुझे नहीं मिलता है। अगर तुम्हें अकेले दोनों कार्य करने पड़े तो तुम भी नहीं कर पाओगे। इस जॉब को एक्सेप्ट कर मुझ पर एहसान मत जताओ। मेरा काम छुड़वाकर तुम मेरा स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता, मेरा अस्तित्व सब कुछ कुचलना चाहते हो। ओजस बोला, पता नहीं किस फेमिनिस्ट के चक्कर में पढ़कर ये बेकार की बातें कर रही हो। प्रैक्टिकली क्यों नहीं सोच रही हो। वो रुआसी हो गई थी। उसने कभी ज़िंदगी में इतनी बहस नहीं की थी किसी से, लेकिन ये उसकी ज़िंदगी का सवाल था। उसे अपनी बात रखनी थी। वो बोली, नहीं ओजस, तुम समझना नहीं चाह रहे हो। 9th में थी जब डिसाइड कर लिया था पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी। ये मेरा सपना था, मेरी ताकत है, और तुम मेरा सब कुछ छीनना चाहते हो। अब ओजस चिल्लाकर बोला, बहुत हो गया अमृता, ये मेलो ड्रामा बंद करो। अमेरिका जाकर दूसरी ढूंढ लेना। वैसे भी 1 साल के लिए जा रहे हैं, आकर ढूंढ लेना। अमृता बोली, क्या गारंटी है 1 साल के गैप के बाद मुझे मिल जाए। क्या पता तुम्हारा मन बदल जाए और तुम वहाँ और 1 साल के लिए रुक जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ अमेरिका नहीं जा रही हूँ। ओजस को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो चीखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कह रही हो। वो शांत स्वर में बोली, ओजस, मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। वो थोड़ी नम्रता से बोला, तुम्हारे लिए सब अचानक हो गया इसलिए तुम शॉक्ड हो। 1-2 दिन सोच कर देखो, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा ये हमारे लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो बोली, नहीं ओजस, मुझे पता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ, तुम जाओ। 1 साल की बात है, इस 1 साल में मैं भी अपने आप को डिस्कवर करूँगी। ओजस बोला, बहुत हो गया अमृता, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, कभी गाली नहीं दी, फिर भी तुम ऐसी बिहेव कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादती की है। वो बोली, ओजस, तुमने मुझे मारा नहीं, मुझ पर हाथ नहीं उठाया, तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। ये तुम्हारा घर है, ये बात तुमने शुरू में ही जतला दी थी। यहाँ अपने दोस्तों को बुलाने के लिए तुम्हें मेरी परमिशन नहीं चाहिए। कोई निर्णय लेने से पहले मेरी सलाह या सहमति की आवश्यकता नहीं है। हर बार तुम्हारे अहम की पुष्टि के लिए मैं सॉरी बोलूँ। मैं रोज़ अंदर ही अंदर दरकती जा रही हूँ। शादी की थी एक जीवन साथी पाने के लिए, जिसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं। ये ज़िंदगी खूबसूरत लगे, ना कि मालिक पाने के लिए जिसकी गुलामी करूं। वो धीमे स्वर में बोला, हमने लव मैरिज की थी अमृता, हमारे बीच प्रेम था, उसका क्या। वो आंसू पोंछती हुई बोली, बिना मान के प्रेम सूखने लगता है ओजस। वो बोला, क्या चाहती हो, क्या करूँ मैं, सारा दिन तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहूँ। वो बोली, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी। तुम्हारा सम्मान मैं कभी कम नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हाँ, जिस दिन तुम्हें मेरी अहमियत समझ आने लगेगी, मेरे लिए मन में सम्मान जाग जाएगा, तो तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा तुम्हें मेरे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ओजस ने आखिरी पैतरा चला, सोच लो अमृता, अगर मैं अकेला चला गया तो लौटने के बाद तलाक ले लूँगा। अमृता बोली, ठीक है ओजस, 1 साल बाद तलाक लेने का निर्णय तुम लेना, और साथ रहेंगे कि नहीं इसका निर्णय मैं लूँगी। रात दोनों की भूख मर गई। दूध के साथ ब्रेड खाकर सो गए। ओजस की समझ नहीं आ रहा था आखिर अमृता को हो क्या गया। हमेशा खामोश रहने वाली, उसकी हर बात का बिना विरोध मानने वाली, अचानक ऐसी कैसी बातें करने लगी है।
उसका दिमाग घूमने लगा था सोच सोच कर। ज़्यादा समय भी नहीं था, 1 महीने में उसे वहाँ ज्वाइन करना था। इतने काम करने पड़ेंगे जाने से पहले, और अमृता ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। अब एक ही तरीका बचा था, अमृता के माँ पिताजी से बात की जाए, वही इस मसले को सुलझा सकते हैं। ऑफिस पहुंचते ही उसने अमृता के पिता के मोबाइल का नंबर मिलाया। उसकी बात सुनकर जगदीश आश्चर्यचकित रह गया। क्या उसने अमेरिका जाने से मना कर दिया? इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकती है वो? लोग तो अमेरिका जाने के लिए मरे जाते हैं। ओजस ने कहा, वो नौकरी छोड़ना नहीं चाहती है। जगदीश के कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, हम रात को बेटा आपके घर आते हैं, फिर बात करते हैं अम्मू से। घर पहुंचकर जगदीश ने जब ये बात शिखा को बताई तो उसे भी बड़ी हैरानी हुई। वो बोली, हमें तो पहले ही लगता था ये पढ़ाई और नौकरी एक दिन जी का जंजाल बन जाएगी। 2 पैसे क्या कमाने लगी, इसमें तो ऐंठ आ गई है। यहाँ अकेली कैसे रहेगी? रात को अमृता को अपने माता पिता को अपने घर में देख बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने महीनों में पहली बार आए थे। बैठते हुए पिता बोली, हम क्या सुन रहे हैं? दामाद जी को इतनी अच्छी नौकरी मिली है और वे विदेश जा रहे हैं। शिखा धीरे से फुसफुसा कर बोली, तुम क्यों मना कर रही हो जाने से? हम समझ सकते हैं, थोड़े नखरे दिखा रही हो जाने से पहले, मान मनुहार करवाना चाहती हो। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन वो बेचारे तो घबरा ही गए हैं, हमें फ़ोन मिला बैठे। अमृता धीरे से बोली, मैं मान मनुहार के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं नौकरी छोड़कर अमेरिका नहीं जाऊँगी। जगदीश लाड़ भरी आवाज़ में बोला, अम्मू बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, ये बचपने वाली बात अच्छी नहीं लगती। क्यों जिद कर रही हो? पत्नी का स्थान पति के पीछे होता है, वही अच्छा होता है। तभी माँ बोली बेसब्री से, और अगर विदेश में कोई फिरंगन के चक्कर में पड़ गया, 1 साल बाद हाथ मलती रह जाएगी इस नौकरी के चक्कर में। अरे नौकरी तो बाद में भी ढूंढ सकती है, फिर मर्द अच्छा कमा रहा है तो नौकरी की क्या ज़रूरत है? तेरा शौक़ देखकर तेरे पापा ने तुझे पढ़ने दिया, नौकरी करने दी। इसका मतलब ये थोड़ी ना इस चक्कर में अपना जीवन ही चौपट कर देगी। जब बच्चा होगा तब भी तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी ना। अमृता झुंझलाकर बोली, माँ ये कहाँ लिखा है नौकरी छोड़नी पड़ेगी बच्चा होने पर? नौकरी मैं शौक़ के लिए नहीं करती, ये मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है। जगदीश परेशान स्वर में बोला, बेटा ये क्या बड़ी बातें और भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो? ये सब किताबी बातें होती हैं, ज़िंदगी इनसे नहीं चलती। हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है संस्कार, और हमारे संस्कार एक ही बात कहते हैं, पत्नी को पति के साथ जाना चाहिए। सीता मैया को नहीं देखा था, जैसे राम जी के साथ ठाट बाट छोड़ वन में चली गई थी। माँ बोली, चल बेटा मान जा और दामाद जी से माफ़ी मांग ले और चली जा अमेरिका। हम भी फ़ख्र से कहेंगे सबसे, हमारी बेटी और दामाद अमेरिका में है। अमृता निर्णायक आवाज़ में बोली, नहीं माँ, मैं निर्णय ले चुकी हूँ। मैं ओजस के साथ अमेरिका नहीं जा रही हूँ और यहाँ भी नहीं रहूँगी। इतने में ओजस कमरे में आ गया और हैरानी से बोला, यहाँ नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी? अपने मायके में? वो नामे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं बेंगलुरु में रहूँगी। मैंने निश्चय किया है, मैं वो नई जॉब लेकर बेंगलुरु चली जाऊँगी। अब उसके पिता हतप्रभ रह गए और एकदम से चीखे, पागल हो गई है क्या तू? इतनी दूर इतने बड़े शहर में अकेले कैसे रहेगी? अगर अमेरिका नहीं जाना तो कम से कम हमारे साथ रह जाना। 1 साल की तो बात है। अमृता की आवाज़ में दृढ़ता थी। नहीं पापा, कोई भी स्त्री केवल पैसा कमाने से आत्मनिर्भर नहीं बन सकती। जब तक उसमें वो आत्मविश्वास पैदा नहीं हो जाता कि वो कोई भी काम करने में सक्षम है, उसे किसी पर भावनात्मक रूप से आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। उसे रिश्ते में बंधे होने के कारण हर समय समझौते करने की ज़रूरत नहीं है। कोई काम नहीं करना चाहे तो उसे आज़ादी हो ना कहने की। अमृता की माँ बोली, एकदम से दोहरी जिम्मेदारी के कारण बौखला गई है। कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी ले, हमारे पास रहने आ जा। आराम मिल जाएगा तो सही तरीके से सोच पाएगी। ओजस बोला, मैं जानता हूँ कुछ काम का बोझ ज़्यादा पड़ गया अमृता पर, इसलिए तो कह रहा हूँ एक ही काम करे, केवल घर संभाल लेगा। अमृता बोली, आप लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। मैं काम की जिम्मेदारी से बचने की बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं मानसिक आज़ादी की बात कर रही हूँ, जिसमें मैं अपने आप को जकड़ा महसूस करती हूँ, कभी समाज के कारण, कभी रिश्तों के कारण और कभी स्वयं के संस्कारों के कारण। मैं सबसे पहले अपना एटीट्यूड अपने प्रति बदलना चाहती हूँ, फिर ही मेरे आसपास वालों का बदलेगा मेरे प्रति। शिखा बोली, पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। औरतें तो
दबी ढकी ही सही लगती हैं पुरुषों के संरक्षण में। ओजस हताश स्वर में बोला, शायद मैं समझ रहा हूँ अब तुम क्या बोलना चाह रही हो। गलती मेरी भी थी, तुम्हें पत्नी से आगे कुछ नहीं समझा। तुम एक औरत हो जिसका अपना वजूद है, ये मैं भूल गया था। अमृता ने नम आंखों से उसे देखा, फिर पिता के आगे घुटनों पर बैठते हुए बोली, पापा, आपने मुझे शिक्षित करके पंख दिए, अब उड़ने की हिम्मत भी दो, मुझे अपनी राह ढूंढने दो। जगदीश उठता हुआ बोला, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। हम तेरे हर निर्णय में साथ हैं, बस अपने हर कदम के बारे में हमें बताते रहना। अमृता अपने माता पिता को बाहर तक छोड़ने गई। जगदीश उसके सिर पर हाथ रख जाते हुए बोला, बेटा, जो करो सोच समझ कर करना और हमें हमेशा अपने साथ समझना। अमृता जब अंदर आई तो ओजस उसे बाहों में लेते हुए बोला, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही तंग कर दिया, जो तुमने इतना कठोर निर्णय ले लिया। अमृता बोली, नहीं ओजस, तंग तो मैं अपने आप से आ गई हूँ। कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती, मन महसूस कर रह जाती हूँ। वो सब करती रहती हूँ जो नहीं करना चाहती। सबकी बातें सिर झुकाकर सुनती रहती हूँ। अपने बारे में अपनी जगह के निर्णय मैं दूसरों को लेने देती हूँ। ओजस उसे किस करते हुए बोला, ठीक है यार, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। आगे से मैं तुम्हारा हिसाब से चलूँगा। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। अब तो चलो मेरे साथ। वो हंसते हुए बोली, नहीं ओजस, तुम अब भी नहीं समझे हो। अब अपने नहीं, मेरे हिसाब से चलने की बात कर रहे हो। हमारे तुम्हारे हिसाब से चलने की बात ही नहीं है। हमारा रिश्ता सरकार की तरह नहीं होना चाहिए। आज इस पार्टी की सरकार है तो इसके हिसाब से काम होगा, कल उसकी तो उसके हिसाब से। अपने साथ चलने को कह रहे हो, अपने साथ मेरे कैरियर को भी उतना ही महत्व देना पड़ेगा। ओजस, हमें एक दूसरे को समय देना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे हम स्वयं क्या चाहते हैं। इसके बाद कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया था। ओजस ने अपनी जाने की तैयारी करनी शुरू कर दी। अमृता उसकी पैकिंग में मदद कर रही थी। जिस फ्लैट में रह रहे थे वो भी 1 महीने में खाली करना था। कुछ सामान ओजस ने पहले से ही खरीदा हुआ था, कुछ अमृता शादी में लाई थी। इतने फर्नीचर का क्या किया जाए, 1 साल बाद पता नहीं क्या स्थिति बनती है, कहाँ रहने का बनता है, कुछ पक्का नहीं था। इतने नए सामान को बेचने का भी मन नहीं कर रहा था। कुछ महीने की गृहस्थी का इस तरह बिखरना भी बड़ा दुखी कर रहा था। कैसे हर दूसरे तीसरे दिन डस्टिंग करती थी हर चीज़ की, कहीं धूल ना जम जाए। मन में कई बार विचार आ रहा था, कहीं गलत तो नहीं कर रही, बेकार की जिद तो नहीं है ये। बाद में पछताना पड़ा तो सब कहेंगे हमने तो पहले ही मना किया था। लेकिन अब पीछे भी मुड़ नहीं सकती थी, अपने ही निर्णय पर अडिग नहीं रह सकती तो आगे क्या करेगी। कुछ सामान उसने अपने मायके रखवा दिया और कुछ मौसी के यहाँ। कुछ दोस्तों ने पैसे लेकर ले लिया। फ्लैट को धीरे धीरे खाली होता देख उसका मन रो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को समझाया, ऐसे कमज़ोर बनने से काम नहीं चलेगा। सास ससुर के भी फ़ोन आए। सास बोली, बेटा, ऐसी जिद करने से काम नहीं चलेगा। अगर ओजस की कोई बात बुरी लगती है तो हम उसे समझाएंगे। थोड़ा अपनी चलाने की उसकी आदत है, धीरे धीरे बदल जाएगा। तुमने तो बहुत जल्दी मचाई अलग होने की। वो बोली, मॉम, 1 साल की तो बात है। सास बोली, 1 साल लंबा समय होता है बेटा। अकेला रहेगा ओजस, चिंता रहेगी, उससे ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती, एकदम सर्दी जुकाम हो जाता है। तुम साथ होती तो उसका ध्यान रख लेती। खाने पीने की भी दिक्कत होगी, वहाँ थोड़ी ना कुक मिलती है। बाहर खाना रोज़ रोज़ कैसे खाएगा, इतना महंगा पड़ता है। उसको तो कुछ बनाना भी नहीं आता है। ससुर बोले, चले जाओ बेटा, 1 साल की तो बात है, आकर फिर नौकरी ढूंढ लेना। इतनी होशियार हो, दोबारा कहीं भी मिल जाएगी। यही सब बातें एक दिन मौसी परिवार सहित आई उसे समझाने। एक दिन मामा भी आए। थक गई थी वो सबको जवाब देते देते कि वो हमेशा के लिए अलग नहीं हो रहे, बस 1 साल की बात है। हर कोई उसे महसूस करवा रहा था वो कितनी खुदगर्ज है, अपनी पड़ी है, पति की चिंता नहीं करती। जब रात दिन सबकी सेवा में लगी रही तब किसी ने एक शब्द तारीफ का नहीं बोला। तब ये सब उसका फर्ज था। अब उसने अपनी परिपाटी से हटकर फैसला लिया तो सबको वो दोषी लग रही है। उसने निश्चय किया इस बार हिम्मत करनी पड़ेगी और सबको खुश करने का प्रशंसा मान पाने के लिए अपना निर्णय नहीं बदलेगी। ओजस बहुत व्यस्त हो गया था। उसे इस कंपनी का अपना काम पूरा करना था और नई कंपनी के माध्यम से जाने के कागज़ तैयार करने थे।
फिर ले जाने के लिए कपड़े और सामान भी खरीदना था। वहाँ की ठंड के हिसाब से कपड़े वगैरह अपने साथियों से पूछकर खरीद रहा था। अमृता ने भी इस कंपनी में अपना इस्तीफा दे दिया था और पेंडिंग काम पूरा कर रही थी। बेंगलुरु जाने के से पहले वहाँ कुछ जान पहचान निकालने की कोशिश कर रही थी। कोई तो बंदा हो जो ज़रूरत पड़ने पर वहाँ मदद कर सके। उसे 2 ऐसे बंदों का पता मिल गया था जो पहले इस कंपनी में ही काम करते थे और कुछ लोग उन्हें जानते थे। अमृता ने भी शुरू में एक के साथ काम किया था। संध्या शादी के बाद बेंगलुरु रहने चली गई थी। अभी भी इस कंपनी में वहाँ के ऑफिस में काम कर रही थी। मनोज दूसरी कंपनी में काम करने लगा था। बेटे से फिर 1 साल बाद ही मुलाकात होगी, इसलिए सास ससुर आ गए मिलने। थोड़ी चिंता हो रही थी दोनों को। दूसरा बेटा इंग्लैंड में है, अगर अमेरिका में होता तो इतनी चिंता नहीं होती। 1-2 बार और समझाने की कोशिश की अमृता को। सास फिर गुस्से से बोली, बड़ी जिद्दी हो तुम। देखने में तो सीधी लग रही थी। पहली बार जब यहाँ आए थे तो तुम्हारे मुंह में जबान नहीं थी और अब देखो कैसी ढीठ की तरह बैठी हो। कल को ओजस किसी और के चक्कर में पड़ गया तो हमारे पास रोते हुए मत आना। उसने पूछा, अच्छा अगर किसी और के चक्कर में पड़ गया तो वो भी मेरा दोस्त? सास तो नक्कर बोली, और किसका दोष होगा? पति की ज़रूरत का ख्याल नहीं रखोगी तो वो बहक सकता है। तुम जैसी लड़कियों के कारण ही आदमी बेचारा बदनाम हो जाता है। ओजस ने स्थिति को स्वीकार कर लिया था। उसने इस विषय में कुछ भी बोलना बंद कर दिया था, लेकिन रिश्तेदारों ने समझा कर कान पका दिए। पहले ही इतना काम और टेंशन थी, ऊपर से मेहमानों का आना जाना। सबके खाने पीने का इंतज़ाम भी करो। अगर उसके ऑफिस जाने के बाद कोई आता तो सास थोड़ा बहुत रसोई में जाकर कुछ बना देती, लेकिन उसके सामने आता तो सास हिलती भी नहीं सोफे पर से। कितनी भी थकी हो फिर खाने का इंतज़ाम उसे ही करना पड़ता। उसके मन में बार बार प्रश्न उठता, क्यों उसे इंसान नहीं समझा जाता? बहू बनते ही स्त्री एक मशीन क्यों समझी जाने लगती है? उसकी समझ नहीं आ रहा था उसके ना जाने का इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है। बहुत से कपल अपनी नौकरी के कारण अलग अलग शहरों और स्थानों पर रहने को मजबूर हो जाते हैं। शायद दोनों की रजामंदी होती है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता है। यहाँ ओजस उसे ले जाना चाहता था और उसने मना कर दिया, इसलिए बतंगड़ बन गया। और अगर उल्टा होता, वो जाना चाहती और ओजस मना करता तो सब उसको कहते, ऐसी भी क्या बेसब्री है, 1 साल पति से अलग नहीं रह सकती उसकी तरक्की के लिए। आखिर ओजस के जाने का समय निकट आ ही गया। एयरपोर्ट के लिए 1 बजे निकलने वाले थे। सास ससुर सोने चले गए। खाना खाकर 2-3 घंटे सो जाते हैं, फिर सोने को नहीं मिलेगा। ओजस एक बार और अपने सामान को तौलकर देख रहा था, वजन ज़्यादा तो नहीं। अमृता मायूस सी अपने कमरे में आकर पलंग पर बैठ गई। ना जाने क्यों खुद के लिए निर्णय पर ही चल रही थी, पर फिर भी मन उदास था। कुछ देर बाद ओजस उसके पास आकर पलंग पर बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए धीरे से बोला, अपना ध्यान रखना। अमृता का गला रूंध गया, फिर भी वो बोली, तुम भी अपना ध्यान रखना। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा था अमृता, इसलिए तुमसे शादी की थी, लेकिन मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाया। अमृता की आंखों से आंसू टपक गए। अमृता बोली, ऐसा मत कहो ओजस, ये सच नहीं है। ओजस उदास स्वर में बोला, यही सच है अमृता, वरना हमारी राहें जुदा क्यों होती। अमृता बोली, सिर्फ 1 साल की तो बात है। वो फर्श पर देखते हुए बोला, नहीं अमृता, मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें खो दिया है। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम्हारी इच्छाओं को जानने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ़ कर दो। अमृता ने उसका हाथ कसकर पकड़ सुबकते हुए कहा, नहीं, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या चाहती हूँ। इस 1 साल में मैं अपने आप को समझना चाहती हूँ। आखिर मेरी खुशी और संतुष्टि किस में है? मैं खुद कैसा जीवन चाहती हूँ, फिर ही तो तुम्हें समझा पाऊँगी। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, दोहरी जिम्मेदारी ने हम स्त्रियों को कंफ्यूज कर दिया है, इसलिए पहले मैं अपने आप को डिस्कवर करना चाहती हूँ। ओजस ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, एक स्त्री के मन को समझना शायद सबसे मुश्किल काम है। मुझे उम्मीद है इस 1 साल में तुम जो खोजना और समझना चाहती हो समझ लोगी। मेरे लौटने के बाद हम फिर से एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी एक साथ शुरू करेंगे। इस बीच मैं भी मनन करूँगा मैं कहाँ गलत था। मैं भी अपने आप को बदलने की कोशिश करूँगा। बहुत देर तक ओजस के कंधे पर सिर टिकाए अमृता खामोश बैठी रही। ठीक 12 बजे बजते ही ओजस अमृता से बोला, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अमृता। अमृता को विश्वास नहीं हुआ उनकी शादी को 1 साल होने को आया और उसे ये महत्वपूर्ण दिन याद भी नहीं था।
उसे याद आया उसके जन्मदिन पर सब दोस्त और रिश्तेदार बधाई देने बिना बताए घर आ गए थे। वर्किंग डे था। दोनों ने सोचा था अकेले किसी रेस्टोरेंट में जाकर कैंडल लाइट डिनर करेंगे। ऐसी आपाघापी मची, कुछ बाहर से मंगवाया, कुछ बनाया, लेकिन उस दिन सबका प्यार देखकर अच्छा लगा था। ओजस के जन्मदिन पर दोनों ने एक दिन पहले बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया और आज एनिवर्सरी पर दोनों ने कुछ भी समारोह या कार्यक्रम नहीं रखा। ओजस बोला, हम एक रात किसी रिसोर्ट में जाकर बिता सकते थे, लेकिन देखो आज तो हम अलग हो रहे हैं। अमृता ओजस के गले लगते हुए बोली, ऐसे मत बोलो ओजस, आज ही के दिन हम दोबारा मिलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। थोड़ी देर बाद रजत गाड़ी लेकर आ गया और सब सामान लगवाकर एयरपोर्ट की तरफ चले गए। ओजस को विदा करते हुए अमृता का मन बहुत दुखी हुआ। उसको अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। कहाँ तो हर बात दूसरों से पूछ पूछ कर करती थी, कितनी जल्दी परेशान हो जाती जरा सी दिक्कत से, और कहाँ इतना कठोर निर्णय ले बैठी। कहीं वो गलत तो नहीं कर रही। कैसे रहेगी एक साल बिल्कुल अकेली। मन में द्वंद्व चल रहा था। लौटते वक्त गाड़ी के पीछे की सीट पर अमृता और उसकी सास बैठे थे। सास की आंखों में आंसू थे। वो बोली, दिल्ली में था तो कम से कम जब मन करता था मिलने तो आ जाते थे। अब दोनों ही बेटे बाहर चले गए। आगे बैठे ससुर बोले, दोनों उन्नति कर रहे हैं, ये क्यों नहीं सोचती? उसको वहाँ रहने का इंतजाम करने दे, फिर कुछ समय के लिए चलेंगे। सास अमृता का हाथ दबाते हुए बोली, बेटा अभी भी चाहो तो अपने जाने का इंतजाम कर, 1-2 महीने बाद जा सकती हो। तभी ससुर जी बोले, बार बार एक बात क्यों बोल रही हो? बच्चे बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, अपनी मर्जी का ही करना चाहते हैं तो करने दो। सास तो चुप हो गई, लेकिन अमृता को समझ नहीं आया ससुर ने ताना मारा था या महज एक बात कही थी। घर पहुंचकर खाली खाली घर बिना ओजस के और भी वीरान लग रहा था। सास ससुर की ट्रेन शाम की थी, तो ये निश्चय हुआ वह अपना सामान लेकर ओजस की मौसी के यहाँ शाम तक रहेंगे। जाते हुए सास ने प्रेम से अमृता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा ध्यान रखना अपना और बताते रहना अपने बारे में। सास ससुर के जाने के बाद अमृता ने रसोई में कुछ सामान रह गया था, वो एक थैले में रख लिया। बाकी कुछ फर्नीचर मकान मालिक का ही था जो पड़ा था। घूम घूम कर अमृता घर में बिखरे पलों को याद कर रही थी। कितने चाव से गमलों में पौधे लाकर लगाए थे, लेकिन समय के अभाव के कारण देखभाल नहीं कर पाई, सब सूखे पड़े थे। उसने अपने मन को समझा कि उसका जीवन ऐसे ही ना सूख जाए, इसलिए उसने ये कदम उठाया। थोड़ी देर बालकनी में खड़े होकर देखने लगी, कितने सुंदर पेड़ पौधे लगे थे। नीचे पार्क में बच्चों की किलकारियाँ गूंज रही थी। भागने में ही लगे रहे, आसपास का नज़ारा देखा ही नहीं कभी। उसने मकान मालिक को फ़ोन कर दिया था, तभी घंटी बजी। अमृता ने खोला तो मकान मालिक ही था। मकान मालिक घूम घूम कर घर का अवलोकन करने लगा। 1 साल से अमृता को लगा ये घर उसका प्रेम का घरौंदा था। कितने अरमानों से आई थी, कैसी घबराहट और लज्जा थी जब पहला कदम रखा था इस घर में। कैसे सोचती थी ओजस के साथ मिलकर हर दीवार पर हर कोने को अपने तरीके से सजाएगी। ओजस ने तो एक बार भी पलट कर नहीं देखा इस घर से जाते हुए। उसके लिए शायद ये केवल एक मकान था या पहले से रहता था इसमें, इसलिए शादी के बाद कुछ नया नहीं लगा होगा उसे। अगर वो साथ जा रही होती तो इतनी भावुक नहीं होती। मकान मालिक ने हिसाब किया और एडवांस में से बकाया उसके हाथ पर रख दिए। रुपए गिनते हुए उसके दिमाग में आया ये वो पैसे ओजस के अकाउंट में डाल देगी। मन में विचार आया, ये तेरा मेरा कब से आ गया उन दोनों के बीच में? शुरू से ही था, हमारा तो कभी हो ही नहीं पाया। कहीं जल्दबाजी तो नहीं की? हमारा होने में समय लगता है और उसने वो समय दिया ही नहीं। तभी रजत आ गया। रजत बोला, चलो, या यहाँ खड़े सोचने में ही समय निकालना है? वो सामान उठाते हुए बोली, हाँ चलो। घर पहुँची तो किसी ने हंसते हुए भागकर गले लगाकर उसका स्वागत नहीं किया। मोहक ने आगे बढ़कर उसके हाथ से बैग लेते हुए हाय दी कहा। पिता ने उसके सिर पर हाथ रख नजरें चुराते हुए दुकान जाने के लिए तैयार होने चले गए। हमेशा चहकने वाली भूमि शाम को मिलते हैं कहते हुए कॉलेज के लिए निकल गई। अपने घर में अपने ही लोगों के बीच वो असहज महसूस कर रही थी। जानती थी ऐसा नहीं है घर वालों का प्यार कम हो गया है, लेकिन इस स्थिति में कैसा व्यवहार करें उन्हें समझ नहीं आ रहा है। समाज की रीति से हट कर लिया गया निर्णय हर किसी की नज़रों में आगे चलकर दुख का कारण बनेगा, इसीलिए कोई खुश नहीं था। आगे बढ़कर कोई हंस बोल नहीं सकता था, कहीं उसे ये प्रोत्साहन न लगे।
या वो सचमुच इतनी दुखी थी जो ऐसा कदम उठाया, वरना मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियां पति और ससुराल के विरुद्ध कहाँ जाती हैं। 4-5 घंटे ही सोई थी कि शिखा ने उसे झकझोर कर उठा दिया। बोली, अम्मू चाय पी ले, आँख खुल जाएगी। अमृता उठते हुए बोली, थोड़ी देर और सोने देती मम्मी। शिखा बोली, सारे काम निपटा कर अब फुर्सत मिली है, सोचा थोड़ी देर तुझसे बात कर लूँ, फिर सबके सामने बात हो नहीं पाती है। अमृता समझ गई, माँ एक बार और समझाने का प्रयास करेंगी, पापा के सामने बात नहीं करना चाहती है। अमृता चाय पीते हुए बोली, बोलो मम्मी क्या कहना है। शिखा उसके सर पर हाथ फेरते हुए लाड़ जताते हुए बोली, तू समझती क्यों नहीं, मर्द को 1 साल तक अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। इधर उधर लग गया तो हाथ मलते रह जाएगी, सारा एडवांस बना धरा रह जाएगा। अमृता हंसते हुए बोली, मम्मी ओजस शादी से पहले भी तो अपने पेरेंट्स के बिना कितने सालों से अलग रह रहे थे, तब क्या पता क्या क्या किया। शिखा बोली, शादी के बाद औरत के जिस्म का चस्का लग जाता है, तू समझती क्यों नहीं, माँ के मुंह से क्या क्या सुनना चाहती है। अमृता गंभीरता से बोली, मम्मी विश्वास भी कोई चीज़ होती है, ऐसे तो उसको भी ये डर सता सकता है बेंगलुरु में मैं अकेली किसी और के चक्कर। शिखा बीच में टोकते हुए बोली, कैसी बात कर रही हो, शरीफ घरों की लड़की ऐसा सोच भी नहीं सकती। अमृता बोली, तो फिर शरीफ घरों के लड़कों के बारे में भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए, फिर ऐसी सोच का कोई इलाज नहीं है। बुआ को नहीं देखती, वो 2 दिन के लिए भी फूफा को अकेले नहीं छोड़ना चाहती, ऐसी इनसिक्योरिटी किस काम की। एक बात बताओ, कभी तुम्हारा मन नहीं करता तुम कुछ अपने मन का करो, अपने किसी शौक को बिना गिल्टी फील करे कुछ समय दे सको। शिखा आश्चर्य से बोली, मेरे मन का क्या है, मेरी गृहस्थी ही मेरी ज़िंदगी मेरा शौक़ है। अमृता याद करते हुए बोली, नहीं मम्मी, तुम्हें पढ़ने का कितना शौक़ था, मेरी किताबें आते ही हिंदी की किताब तुम कितनी उत्साह से पढ़ती थी, तुम इतनी तेज़ दिमाग की थी, लेकिन नाना जी ने तुम्हें ज़्यादा पढ़ाया नहीं, मुझे तुमसे ही तो ये दिमाग मिला है। जब मैं 8वीं में थी तब तुमने एक बार पापा से कहा भी था तुम पढ़ना चाहती हो। शिखा याद करते हुए बोली, तुझे याद है तुम लोगों की किताबें पढ़कर और तुम लोगों को पढ़ता देख मेरी भी इच्छा होती थी मैं भी पढूं, लेकिन तेरे पापा बोले अब पढ़कर क्या करेगी, गृहस्थी संभाल ले यही बहुत है। अमृता बोली, वैसे और भी पढ़ लेती तो क्या करती। शिखा खोई खोई सी बोली, सच में कहीं मन में इच्छा थी इतना पढ़ लूँ, किसी स्कूल में छोटे बच्चों को ही सही लेकिन टीचर की जॉब करूँ, किंतु जब तू पढ़ने में इतनी अच्छी निकली और नौकरी करने लगी तो लगा मेरे अरमान तूने पूरे कर दिए। अमृता माँ का हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे कई बार बड़ा अफसोस होता है, हम सबका ध्यान रखने के चक्कर में आप अपना मन मारती रहीं। जब पापा की कमाई कम थी तब आप अपने लिए सबसे आखिरी में कुछ लेती थी, कहती थी घर में ही तो रहती हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है नई चीज़ों की। शिखा बोली, वो सब तो चलता है घरों में, अपने बच्चों के लिए माँ बाप इतना तो करते ही हैं। अमृता बोली, लेकिन अब आपको नहीं लगता कुछ आपकी भी कमाई हो, आप भी अपने मन का बिना किसी की इजाज़त लिए खर्च कर सको। शिखा बोली, अब नहीं लगता, अब आदत पड़ गई है, फिर इतने सालों में पता भी चल गया है किस चीज़ पर तेरे पापा बिल्कुल तैयार नहीं होंगे खर्च करने को, इसलिए मैं खुद ही नहीं करती। जो कमाता है पैसे पर अधिकार तो वही रखेगा। कई बार मुझे लगता है गृहिणी को पति की आय का कुछ हिस्सा घर का काम करने के एवज में आधिकारिक तौर पर मिलना चाहिए। खैर अब इन बातों का क्या फ़र्क पड़ता है, अब उम्र निकल गई, लेकिन तू इन सब बातों में क्यों पड़ती है, तू तो कमाती है, तू आर्थिक तौर पर आज़ाद है, ओजस तुझ पर पैसे को लेकर कंट्रोल तो नहीं कर सकता। अमृता उदास स्वर में बोली, मेरे समय पर कंट्रोल करता है। शिखा बोली, बेटा पुरुष औरत पर किसी ना किसी तरह से कंट्रोल तो करेगा ही, धीरे धीरे आदत पड़ जाती, फिर पता भी नहीं चलता। अमृता बोली, बस मैं वही आदत तो नहीं डालना चाहती है। अगले दिन अमृता की फ्लाइट थी, दोनों माँ पिताजी रजत के साथ गाड़ी में उसे छोड़ने आए थे। उनके उदास चेहरे देख अमृता को दुख हुआ, उसकी हमेशा कोशिश रहती थी कि उसके कारण उन्हें कोई दुख नहीं हो। ओजस के साथ शादी से पहले घूमने फिरने को भी उसने इसलिए मना किया था, शादी भी माँ पिता के हाँ बोलने के बाद ही की थी, लेकिन उसके इस कदम से वह खुश नहीं थी। उनकी नज़रों में पत्नी का स्थान पति से एक कदम पीछे है, लेकिन अब वो पीछे नहीं जा सकती है, उसको आगे बढ़ना ही है। वह उसे छोड़कर जाने लगे। पिता ने रोधे गले से कहा, ध्यान रखना अपना, और ज़रा भी कोई परेशानी हो फ़ोन कर देना, हम कैसे भी पहुंचने की कोशिश करेंगे।
फिर 2 पल रुक कर बोले, बेटा जब मन करे वापस आ जाना, किसी की कहने सुनने की परवाह मत करना। वो उनके सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए तुरंत अंदर चली गई। उसे प्लेन में बैठते हुए डर लग रहा था। वो कभी नहीं बैठी थी और अकेली उड़ान भरनी पड़ रही थी। वो भगवान का नाम लेती रही। वहाँ पहुँचकर उसे स्वयं होटल तक पहुँचना था। नया शहर कैसे करेगी, लेकिन यही तो परीक्षा थी उसकी। होटल में पहुँचते ही माँ का फ़ोन आ गया। वो बोली, पहुँच गई ना अम्मू, कोई परेशानी तो नहीं हुई? उसने फ़ोन पर बात करते करते अपने कमरे में प्रवेश किया। वो बोली, हाँ मम्मी, मैं अभी अभी कमरे में घुसी हूँ। माँ चिंतित स्वर में बोली, बेटा बहुत ध्यान से रहना, दरवाज़ा लॉक करके रखना, अकेली लड़की देख कोई कमरे में ना घुस जाए। अमृता को थोड़ी घबराहट तो पहले ही थी। माँ की बात सुन उसने घबरा कर कहा, मम्मी बस रहने दो, बेकार की बातें कर डराओ मत मुझे, सब ठीक है। और उसने फ़ोन काट दिया। 15 दिन यहाँ रहना है कंपनी की तरफ से। इतने समय में अपने लिए कहीं रहने का कोई और इंतज़ाम करना है। क्या इंतज़ाम करना है उसे समझ नहीं आ रहा था। ऑफिस जाकर देखेगी क्या स्थिति बनती है, वहाँ किसी की मदद लेगी। उसने कमरे में खाना मंगाकर खाया। फिर नीचे जाकर उसने पता किया उसका ऑफिस वहाँ से कितनी दूर है और कैसे पहुँचा जा सकता है। फिर वह शहर का जायज़ा लेने निकल गई। अगले दिन ऑफिस पहुंची, थोड़ा नर्वस थी। नए लोग, नई जगह, किसी ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। बस कागजी कार्रवाई कर उसे बैठने की जगह दिखा दी और काम बता दिया। 1-2 ने बस थोड़ी औपचारिक बात की। उसे बहुत अटपटा और अकेलापन लगा। सब अलग अलग प्रांतों के थे, अपने अपने गुट बना रखे थे। उसे पहचान बनाने में समय लगेगा। रात को होटल में भी अजीब लग रहा था। फिर माँ का फ़ोन आ गया तो उसे बड़ी संतुष्टि मिली। अगले दिन उसने लंच ब्रेक में जो 2 फ़ोन नंबर दिल्ली के ऑफिस से लाई थी, 2 बार कोशिश की, लेकिन संध्या का फ़ोन नहीं मिला। लगता है नंबर बदल गया। मनोज को मिला तो मनोज ने फ़ोन उठा लिया। वो बोली, मैं अमृता बोल रही हूँ, दिल्ली से आई हूँ। मनोज एकदम से बोला, हाँ गुप्ता का फ़ोन आ गया था, उसने बताया था तुम्हारे बारे में, कोई भी मदद चाहिए हो तो बताना। अमृता सकचाते हुए बोली, ऑफिस के पास घर ढूंढने में मदद चाहिए आपकी। मनोज बोला, एनी टाइम, मैं 1-2 दिन में आपसे आकर मिलता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। उसे घबराहट हुई, एक अजनबी से कैसे मिलेगी, लेकिन नहीं मिलेगी तो काम कैसे चलेगा। उसने धीमे से पूछा, कहाँ मिलना होगा? वो हंसते हुए बोला, घबराइए नहीं, मैं अपनी पत्नी व बेटे के साथ आऊँगा। आप मुझे बता दीजिए आप कहाँ ठहरी हैं, मैं कल आता हूँ। अगले दिन उसके ऑफिस से आने के बाद 7 बजे के करीब मनोज अपनी पत्नी और 4 साल के बेटे के साथ आया। अमृता उनके साथ होटल के डाइनिंग हॉल में ही बैठ गई। दोनों पति पत्नी हंसमुख और खुश मिजाज लगे। मनोज ने उसे 2-3 ब्रोकर के नंबर दिए जो उसके ऑफिस के आसपास सक्रिय थे। मनोज भी वहीं कहीं रहता था। अमृता ने ब्रोकर के साथ घूम घूम कर कई मकान देखे। 2 BHK का एक उसने पक्का कर लिया। ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं था, बस थोड़ा महंगा पड़ रहा था। उसने अपने सारे खर्चे निकाल कर हिसाब लगाया, उसको ज़्यादा नहीं बचा करेगा। घर में रहते हुए तो उसकी सारी तनख्वाह बच रही थी, लेकिन इस फ्लैट की बड़ी सी बालकनी उसे बहुत भा गई। रोज़ सुबह वहाँ बैठकर चाय पिएगी, बरसात में बूंदाबांदी का आनंद लेगी, अपनी पसंद के छोटे छोटे पौधे लगाएगी। फ्लैट में काफ़ी फर्नीचर था और जो उसको आवश्यक लगा उसने धीरे धीरे लाकर अपने फ्लैट को अपने हिसाब से कर लिया। ऑफिस में भी उसकी धीरे धीरे 2-3 लड़कियों से दोस्ती हो गई। 1.5 महीने बाद एक रविवार को छुट्टी वाले दिन बालकनी में काम निपटाकर वो आराम से चाय पी रही थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। वो बड़ी प्रसन्न थी। सब कुछ अपने बलबूते पर करके उसे बहुत संतुष्टि मिली थी। बालकनी में रंग बिरंगे गमलों में पौधे लगाए थे और एक विंड चाइम लगाई थी जिसकी आवाज़ उसे बहुत सुहा रही थी। उसका घर बिल्कुल जम गया था। इन 1.5 महीने में वो बहुत व्यस्त रही, कभी कुछ लाना कभी कुछ, लेकिन सब अपने आप करके वो बहुत आत्मविश्वास से भरी थी। ये फ्लैट जिसकी बालकनी के मज़े लेने के लिए लिया था, वो अब फुर्सत मिली उसका आनंद लेने को। आराम से चाय पीते हुए और साथ में निखरती हरियाली को देख रही थी कि उसके मन में विचार आया, अगर इस समय ओजस उसके पास बैठा होता तो कितना अच्छा लगता। दोनों को एक दूसरे के साथ कितना सुकून मिलता। इतने व्यस्त रही ओजस से फ़ोन पर बात भी नहीं हो पाई। एक समय के अंतर को लेकर संकोच रहा, दूसरा समय नहीं मिला। घड़ी देख अब देर हो गई थी, वो सो गया होगा। वो इस तरह बैठने थोड़ी ना देता, कहता पहले कुछ पकौड़े बना लो फिर लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। एक ही नज़ारे का मज़ा लेने का तरीका अलग अलग हो सकता है। उसे ओजस की याद आ रही थी। काश
उसके पास वो यहाँ होता। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया तो ओजस का था। अमृता को विश्वास नहीं हुआ ओजस फ़ोन करेगा, वो भी तब जब वहाँ इतनी रात हो गई। लेकिन क्यों नहीं करता फ़ोन? वह कोई लड़के थोड़े ना अलग हुए थे, बल्कि वही इतनी व्यस्त रही, फ़ोन करने का समय ही नहीं मिला। माँ तो रोज़ फ़ोन करके पूछती रहती है कैसी है। उसको ओजस की आवाज़ सुनकर बड़ा अच्छा लगा। वो बोली, क्या हुआ ओजस, सोए नहीं अभी तक? वो भारी आवाज़ में बोला, मौसम बदलने के कारण खांसी जुकाम हो गया है, नींद ही नहीं आ रही है। वो हंसती हुई बोली, परेशानी में ही बीवी की याद आती है। वो बोला, नहीं यार, कई बार याद आई। सारा घर अपने आप सेट करना बड़ा मुश्किल है। तुम होती तो कितना आसान हो जाता। गले में खराश है, नींद नहीं आ रही। अमृता बोली, जब मॉम ने बताया था तुम्हारा गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो मैंने अपनी मम्मी से पूछकर तुम्हारे सामान में शहद, काली मिर्च और सौंफ रखी थी। देखो, एक नीले डिब्बे में होगी। उसे निकाल कर थोड़ा सा कटोरी में डालकर चाट लो, कुछ आराम मिल जाएगा। ओजस बोला, हाँ मैंने देखा था और सोच रहा था ये सब क्या है। ठीक है, मैं लेता हूँ। और सुनाओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? अमृता ने बताया उसने मकान किराए पे लिया है और अपने हिसाब से रहने लायक इंतज़ाम कर लिया है। वो बोला, अच्छा, अभी तो बहुत रात हो गई है, कल वीडियो कॉल करूँगा, तब दिखाना कैसे सेट किया है। मैंने तीनों चीज़ मिलाकर चाट ली है, कुछ ठीक लग रहा है। सो जाता हूँ, बाय। और उसने फ़ोन काट दिया। अमृता कुछ देर तक फ़ोन को थामे बैठी रही। उसका मन भीग गया था ओजस की आवाज़ सुनकर। हनीमून की याद आ गई। ऐसे ही बारिश थी, कहाँ जाते, कुछ काम भी नहीं था। बालकनी में एक दूसरे से सट कर बैठे अपने बारे में बातें करते रहे थे देर रात तक। ऐसा नहीं था दोनों को प्यार नहीं था एक दूसरे से, बस जीवन की आपाधापी में दब गया था। अमृता को लगा अधिकतर परिवार में यही होता है, पति पत्नी अनजाने भविष्य के लिए भौतिक सुविधाओं का जुगाड़ करते करते कब दो समांतर रेखाओं की तरह जीवन गुजारने लगते हैं पता ही नहीं चलता। वस्तु और पूंजी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन दोनों अजनबी हो जाते हैं। उसका बालकनी छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था कि फिर फ़ोन बजने लगा। इस बार उसकी पुरानी ऑफिस की सहकर्मी गीता थी। इधर उधर की बात करने के बाद अमृता बोली, गीता, मुझे गुप्ता सर ने 2 जनों के नंबर दिए थे जो पहले उस कंपनी में काम करते थे। मनोज जी से तो मेरा संपर्क हो गया था, लेकिन संध्या जी का फ़ोन नहीं मिल रहा है। एक बार उनसे दोबारा फ़ोन लेकर देना मुझे, कहीं गलत नंबर तो नहीं दिया था उन्होंने। गीता बोली, संध्या मैम को मैं जानती हूँ, उनका दूसरा नंबर मैं तुझे सेंड करती हूँ। भूमि का जन्मदिन आ रहा था। अमृता ने निश्चय किया बाजार जाकर वो अपनी पसंद की भूमि के लिए ड्रेस खरीद कर भेजेगी। जो काम आज तक नहीं किया था वो अब सब करेगी। मन में विचार आया, भूमि को पसंद नहीं आई तो कुछ नहीं होता है, दिल से भेजी गई वस्तु उसे अवश्य पसंद आएगी। शाम को बाजार गई, बहुत देर तक घूमती रही। फिर एक दुकान में घुसकर उसने कई ड्रेस पहनकर ट्राई की। जो ड्रेस उसे अपने आप पर अच्छी लगी उसका 1 नंबर बड़ा उसने खरीद लिया। वहीं एक रेस्टोरेंट में बैठ गई, सोचा कुछ खा लिया जाए। पहले उसे अटपटा लगा, उसे अकेली देख ना जाने क्या सोचेंगे सब, लेकिन सब अपने में मस्त थे और उसकी तरफ कोई देख नहीं रहा था। तभी उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया और जब उसने बताया वो अकेली बाजार में घूम रही है तो वो घबराए स्वर में बोली, बेटा, इतनी रात को अकेले मत घूम, जल्दी से घर चली जा, कोई पीछे लग जाएगा। वो बोली, मम्मी, मैं जो ये अनजाना खौफ हम लड़कियों के पीछे हर समय लगा रहता है, उससे ही निकलना चाहती हूँ। अमृता रेस्टोरेंट के बाहर बड़ी टेबल पर कुर्सी पर बैठ खाना खा रही थी। चारों तरफ लोगों की रौनक, हंसना, बोलना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो खाना ख़त्म होने के बाद काफ़ी देर तक बैठी रही। घर पहुंची तो माँ का फिर फ़ोन आ गया। वह चिंतित स्वर में बोली, तू ठीक से पहुंच गई ना घर? वो बोली, हाँ मम्मी, क्यों इतना परेशान हो रही हो? माँ बोली, बेटा, समय इतना ख़राब है, चिंता तो लगी रहती है। अमृता बोली, माँ परेशान मत हो, मैं सारी सावधानियों को ध्यान रख कर ही काम करती हूँ। हर समय डर डर कर कैसे ज़िंदगी कटेगी? मेरी हिम्मत बनो माँ, अपनी चिंता के कारण मेरे अंदर डर मत पैदा करो। माँ बोली, तू ठीक कह रही है। माँ ही अपनी चिंता बच्चों में डर के रूप में भर देती है। ठीक है, तू बस अपना ध्यान रखना। रात को अमृता का मन हुआ एक बार ओजस को फ़ोन कर पूछने का कि उसकी तबीयत कैसी है। वहाँ तो सुबह हो गई होगी। उससे फ़ोन मिलाया तो ओजस ने उठाया नहीं। फिर 10 मिनट बाद उसका फ़ोन आ गया। वो आश्चर्य से बोली, अभी तक सो रहे थे क्या? वो झेपते हुए बोला, हाँ, छुट्टी का दिन था, बस
आँख ही नहीं खुली। रात भी बहुत देर हो गई थी सोने में। रोज़ तो सुबह उठकर जल्दबाजी में रहता हूँ। वो बोली, अच्छा तुम्हारा गला कैसा है? वो बोला, 1-2 दिन लगेंगे ठीक होने में, लेकिन तुम्हारा नुस्खा खाने से कुछ आराम मिला। अमृता बोली, चलो ये तो अच्छी बात है, और वीडियो कॉल करो, घर दिखाओ कैसा लिया है। ओजस वीडियो ऑन करते हुए बोला, घर तो अच्छा मिल गया लेकिन सेट नहीं हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से कैसे करूँ। कैमरा सब जगह घुमाते हुए बोला, धीरे धीरे सामान भी लाना है, कमरा फैला पड़ा हुआ था। अमृता बोली, तुमने तो बहुत बुरा हाल बना रखा है, यहाँ दिल्ली में तो तुम्हारा घर बड़े करीने से लगा हुआ था। ओजस बोला, मॉम सेट करके गई थी, फिर रोज़ मेड आती थी, यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ क्या रखूँ, फिर समय भी नहीं मिलता, सुबह सुबह नाश्ता बनाना, सफाई करना, बहुत काम रहता है। अमृता हंसते हुए बोली, अच्छा नाश्ता भी बनाते हो और खाने का? वो झेपते हुए बोला, अभी तक तो मैंने पैकेट लाकर रख लिए थे, रेडी टू ईट टाइप के, लेकिन वो महंगे भी पड़ रहे हैं और स्वाद भी ऊब पैदा करने लगा है। फिर मुझे कब्जी हो गई है, मैंने सोचा है अब जैसा भी बनेगा खुद ही बनाकर खा लूँगा। अमृता बोली, ऑफिस में तो तुम बड़े अनुशासन और करीने से काम करते थे, फिर घर के कामों में इतनी परेशानी क्यों? ओजस झल्ला कर बोला, मेरी छोड़ो, अपना घर दिखाओ कैसा लिया है। अमृता ने बड़े गर्व से अपना फ्लैट का एक एक कमरा दिखाया। ओजस बोला, तुमने तो बड़ा सुंदर सेट कर लिया है, ये काम औरतों का ही है, वे ही कर सकती हैं। अमृता बोली, क्यों? औरतें जब कंपनी में काम कर सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं, तो पुरुष घर के काम क्यों नहीं कर सकते हैं? वो बोला, शुरू से आदत नहीं होती है ना, इसलिए कह रहा था तुमको मेरे साथ आने को, कितना अच्छा रहता, सब कुछ कितनी सहूलियत से हो जाता। कल दूध गर्म करने रखा गैस पर और कपड़े मशीन में डालने गया मैं, इतने में दूध निकल गया, सारा साफ करना पड़ा। पता नहीं तुम कैसे सारे काम ऑफिस जाने से पहले कर लेती थी। वो बोली, अब समझ आ रहा होगा गृहस्थी के काम कोई बच्चों का खेल नहीं है, कितनी मेहनत और मैनेजमेंट चाहिए होती है। सबको घर टिप टाप चाहिए, घर का खाना चाहिए, लेकिन इस सब के पीछे औरत की मेहनत का कोई महत्व नहीं देता है। वो चिढ़ कर बोला, हाँ हाँ ठीक है, चलो बाय। अमृता को ओजस के चिढ़ने पर हंसी आ रही थी, लेकिन संतुष्टि हुई। ओजस को महसूस हो गया है वो कितना काम करती थी। शायद उसके अकेले अमेरिका जाने से उसे गृहस्थी के काम का महत्व समझ आने लगेगा, वरना उसे लगता था 2 रोटी सेक कर और 4 कपड़े धोकर कौन सा तीर मार लिया। अगले दिन अमृता ने गीता के दिए नंबर पर संध्या को फ़ोन मिलाया तो फ़ोन तुरंत मिल गया। उससे बात कर अमृता को अच्छा लगा। सप्ताहांत में मिलने का कार्यक्रम रखते हैं, कहकर संध्या ने फ़ोन काट दिया। अमृता के ऑफिस के कई लड़के लड़कियों से दोस्ती हो गई थी, वे घूमने का कार्यक्रम भी बना लेते थे। अमृता अब सबसे खुलकर बात करती, अपनी सारी कमियों को वो ख़त्म कर देना चाहती थी। ओजस उसको रोज़ फ़ोन करने लगा था। अक्सर रसोई में काम करते हुए उसे अमृता से कुछ ना कुछ पूछना पड़ता। ऐसे ही एक बार अमृता रात को ओजस से बात कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। ओजस से बात करते करते उसने दरवाजे पर बने पीप होल में से झाँक कर देखो। ओजस ने फ़ोन पर घंटी की आवाज़ सुन ली थी। उसने पूछा, कौन है? अमृता ने विस्मित स्वर में कहा, मनोज जी है। ओजस बोला, कौन मनोज जी? अमृता बोली, जिसने ये मकान दिलवाने में मेरी मदद की थी। ओजस कठोरता से बोला, इतनी रात को क्यों आया है वो? अमृता बोली, मुझे क्या पता, पूछती हूँ, चलो फ़ोन काटती हूँ, बाद में बात करेंगे। अमृता ने सेफ्टी लेच लगाकर थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और पूछा, कहिए क्या बात है? मनोज दरवाजे को धकेलते हुए बोला, अमृता दरवाज़ा तो खोलो, अंदर तो आने दो। अमृता बोली, देखिए आप अकेले आए हैं, आपकी पत्नी साथ होती तो मैं दरवाज़ा खोल देती, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं आने दे सकती। आपको जो काम है वहीं से बताइए। मनोज जोर से दरवाजे पर हाथ मारते बोला, काम क्या होगा, 10 मिनट तुम्हारे पास बैठकर बात करता, मन बहल जाता। अमृता सख्त लहजे में बोली, मुझे लगता है आप होश में नहीं हैं। एक अकेली लड़की से क्या बात करके आप अपना मन बहलाना चाहते हैं? आप जाइए, नहीं तो मैं वॉचमैन को फ़ोन करके बुलाती हूँ। मनोज तो चला गया, लेकिन अमृता बुरी तरह कांप गई। कोई ऐसे कैसे इतनी रात को आकर ऐसे बेसिर पैर की बातें कर सकता है? तभी ओजस का फ़ोन आ गया। फ़ोन उठाते ही बोला, क्यों आया था इतनी रात को, क्या कह रहा था? अमृता कांपती आवाज़ में बोली, ऐसे ही 10 मिनट बैठकर बात करना चाहता था। ओजस गंदी गाली देते हुए बोला, साले के घर में बीवी नहीं है क्या, तुम्हारे पास आ गया, समझता क्या है अपने आप को? मैं वहाँ होता तो इतना मारता कि याद रखता साला। अमृता अभी भी परेशान थी। ओजस के चीखने से उसका दिल और घबरा गया। वो बोली, ओजस अब वो चला गया है। ओजस और जोर से चीखते हुए बोला, अभी चला गया है तो क्या फिर
नहीं आ सकता है? वो बार बार आएगा। उसे पता चल गया है एक अकेली लड़की रह रही है, इसलिए कह रहा था साथ चलो। लेकिन नहीं, तुम तो ना जाने क्या साबित करना चाहती हो। कुछ ऊंच नीच हो गई तो मत कहना। अमृता को रोना आ रहा था। वो बोली, ओजस, समाज की नज़र गंदी है और तुम मुझे कोस रहे हो। मेरी गलती ये है कि कुछ समय के लिए मैंने पिता, भाई और पति रूपी सुरक्षा कवच उतार दिया है। इसलिए हर बंदे को हक मिल गया है मुझे गलत नज़र से देखने का। पूछ रहे हो ना क्या साबित करना चाहती हूँ? तो सुनो, मैं खुद को ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं हर सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ। और उसने फ़ोन काट दिया। उसने गहरी गहरी सांस ली मन को स्थिर करने के लिए। अगले दिन अमृता ऑफिस में काम कर रही थी तो लंच ब्रेक में मनोज का मैसेज आया, प्लीज़ कैंटीन में आकर मिलो। वो मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन लगा एक बार स्थिति का सामना कर लेना बेहतर है। भागने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। मनोज मुंह लटका कर बैठा था। उसको देखते ही बोला, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे इस तरह से एकदम से नहीं पहुंचना चाहिए था। अमृता कठोरता से बोली, आप क्या सोच कर आए थे? वो बोला, सोच कर तो यही आया था, तुम अकेली हो, थोड़ा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगा, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। अमृता बोली, आपने शहर की सारी अकेली औरतों का अकेलेपन दूर करने और मन बहलाने का ठेका ले रखा है क्या? मैंने कोई हिंट दिया था अपनी ऐसी किसी ज़रूरत का? और उस औरत के अकेलेपन और विश्वास का क्या जिसे आप अकेले अपने घर पर छोड़ कर आए हैं? मनोज गुस्से में बोला, देखो, मेरी पत्नी को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें नहीं उस तरह का कोई रिश्ता रखना है तो ना सही। अमृता दुखी स्वर में बोली, क्यों अपनी गंदी सोच के कारण औरतों का जीना मुश्किल कर रहे हैं आप जैसे लोग? जब पहली बार आप और आपकी फैमिली से मिली थी तो इतना अच्छा लगा था, सोचा था एक ऐसा परिवार मिला है इस अजनबी शहर में जिसके यहाँ कभी भी चली जाऊंगी अपनापन मिलेगा। लेकिन आपने दोस्ती का खूबसूरत रिश्ता बनने से पहले ही सामाजिक दायरा तोड़कर ख़त्म कर दिया। एक स्त्री और पुरुष की दोस्ती में देह को बीच में लाकर सारी पवित्रता नष्ट कर दी। वह दुखी स्वर में बोला, मुझे माफ़ कर दो, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। वो बोली, नहीं, विश्वास की डोर बहुत नाजुक होती है, आइंदा हम कभी नहीं मिलेंगे। अमृता का मन मनोज की सोच के कारण खराब हो रहा था। वो अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने चली गई। रात आई तो देखा ओजस की 2 मिस कॉल आई हुई थी। देर हो गई थी, वो अपने ऑफिस चला गया होगा। उसने फ़ोन नहीं किया। सुबह काम निपटाकर वो तैयार होकर बैठी थी। ऑफिस जाने में आधा घंटा था। ओजस का वीडियो कॉल आ गया। उसके फ़ोन उठाते ही वो चिल्लाया, कल तुम्हारा फ़ोन मिलाया, तुमने उठाया नहीं, कहाँ थी? वो बोली, घूमने गई थी, फ़ोन पर्स में रखा था, घंटी सुनाई नहीं दी। वो कटाज करते हुए बोला, तुम्हें घूमने की पड़ी थी, यहाँ चिंता के कारण जान निकली जा रही थी। उस साले ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? वो मुस्कुराते हुए बोली, रिलैक्स, मैंने स्थिति को हैंडल कर लिया है। वो तेज़ आवाज़ में बोला, क्या हैंडल कर लिया? उसके साथ घूमने फिरने के लिए मान गई होगी। और इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हो? ऑफिस। इतना सजने की क्या ज़रूरत है? तभी तो लड़के पीछे लग जाते हैं। वो भी तेज़ आवाज़ में बोली, उसकी बात मानना है, स्थिति को हैंडल करना है क्या? और क्या बनी ठनी हूँ मैं? थोड़ा सा काजल और लिपस्टिक लगा लिया तो गुनाह कर दिया क्या? वो समझाने के लहजे में बोला, बात गुनाह की नहीं है, तुम वैसे ही सुंदर हो, थोड़ा सा मेकअप कर लेती हो तो सबका ध्यान तुम्हारी तरफ जाता है। अमृता गुस्से से बोली, इस कारण से अपने शौक ही पूरे ना करो। इस सोच के कारण स्त्री हर जगह असुरक्षित है। औरत की देह ही उसके लिए मुश्किल बन गई है। समाज की नज़रें उस पर फिसलती हैं और औरत के लिए उसका शरीर कमजोरी का कारण बन गया है। ओजस बोला, चिंता होती है इसलिए कह रहा हूँ। वो धीरे से बोली, जानती हूँ ओजस, दूर बैठे ज़्यादा चिंता होती है, लेकिन हर समय डर के जीने से काम भी तो नहीं चलता है। अच्छा चलो बाय, मैं चलती हूँ। ऑफिस में संध्या का फ़ोन आया, कैसी हो? इस शनिवार को मिलने का कार्यक्रम बनाते हैं, बोलो तुम्हारे घर या मेरे घर। अमृता ने अपने घर बुलाना उचित समझा। संध्या अपने 5 साल के बेटे के साथ अमृता के घर आई। अमृता को बड़ा प्यारा लगा, सारे घर को घूम घूम कर देख रहा था। संध्या से बात करना अच्छा लग रहा था। सनी को देख मन में विचार आया, उसका भी ऐसा ही प्यारा बच्चा होगा कभी। पहले दिन ओजस ने जब परेशान स्वर में कहा था, चिंता होती है, बार बार उसका ध्यान आ रहा था, दूर बैठा उसकी चिंता कर रहा है। संध्या अचानक बोली, कहाँ खो गई हो? अपना घर तो दिखाओ। अमृता हंसते हुए बोली, सनी ने तो अपने आप सारा घर देख लिया। संध्या जी, आप भी देखो, मैं कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ। सनी क्या खाएगा? फिर खुद ही सनी को आवाज़ लगाने लगी, सनी, सनी बेटा इधर आओ। संध्या धीरे से बोली, कोई फ़ायदा नहीं, वो नहीं आएगा, वो बोल सुन नहीं सकता है।
सुनकर अमृता खामोश हो गई। फिर धीरे से बोली, जन्म से ही ऐसा है क्या? संध्या ने हाँ में सिर हिला दिया। अमृता ने और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। पहली मुलाकात में व्यक्तिगत सवाल क्या करने। वो बोली, मैंने आलू की सब्जी और पूरी तैयार कर रखी है, सनी को पसंद आएगा ना? संध्या खुश होती हुई बोली, पूरी सनी को बहुत पसंद है। अमृता पूरी तलने लगी और संध्या ने घर देखा। फिर सनी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठती हुई बोली, बहुत अच्छा सजाया है घर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। तुम अकेली रहती हो, शादीशुदा नहीं हो क्या? अमृता बोली, शादीशुदा हूँ, हस्बैंड की अमेरिका जॉब लग गई है, वहाँ चले गए। खाना खाते हुए संध्या बोली, तुम नहीं गई? वो बोली, मुझे अपनी जॉब छोड़कर जाना पड़ता, मुझे लगा मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा। संध्या हंसते हुए बोली, तेरी 2 टके की नौकरी में मेरा लाखों का सामान जाए। नौकरियां पति पत्नी के बीच सौत बन गई हैं, करीब ही नहीं आने देती। रिश्ते में प्यार पनपे तो कैसे? अमृता हंसते हुए बोली, सही कह रही हो दी। फिर खाते हुए सोचने लगी, ओजस के साथ उसके सुखद पल कितने हैं। हनीमून को याद कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वे 6 दिन उसके जीवन के सबसे खूबसूरत दिन थे। फिर पता नहीं रिश्तों में दूरियां कैसे पसर गईं। संध्या खाने की तारीफ करते हुए बोली, बहुत टेस्टी खाना बनाती हो। तुम्हारे पति तो सबसे ज़्यादा तुम्हारे हाथ का बना खाना मिस कर रहा होगा, वहाँ विदेश में बैठा। अमृता को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। ओजस कितना परेशान हो रहा है, वहाँ खाने के कारण खाना बनाना नहीं आता, उल्टा सीधा किसी तरह बनाकर खाता है। कई बार तो लगता है भूखा ही सो जाता होगा, नहीं ब्रेड वगैरह लाकर रखता होगा, वो खाकर काम चला लेता होगा। पूरी उसे अचार से खाना कितना पसंद था। अभी तो सो रहा होगा, उठेगा फिर क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं कि जद्दोजहद में लग जाएगा। बार बार उसका ख्याल आ रहा था। संध्या बोली, सनी को नींद आ रही है, हम चलते हैं। अमृता बोली, दी कुछ ज़रूरी काम ना हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ, सनी को अंदर पलंग पर सुला दो। सबसे दूर इतने समय से अलग रहते हुए अमृता को अब अकेलापन खलने लगा था।